Yes, ma'am, we can. ठीक है, okay. Bismillahirrahmanirrahim. So today we will be discussing research, the basic concepts of the research, like how to formulate a research question or how to choose a topic and then outlining research proposal. Acha, can I ask you one question? What is research? वो थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलते, जब मुझे किसी की चेहरे नहीं नजर आ रहे, बिकॉज आई वॉन्ट इट एन इंटरेक्टिव सेशन. बस थोड़ा सा बेटा मुझे बता दो, व्हाट इज रिसर्च? Okay, ma'am. Research it means to find out new things, to search again and again. To search again and again. Very good. So why research is important for doctors? to हमारे solve लिए some क्यों? queries to solve some queries about regarding problems. जैसे जैसे कोई बीमारी या कोई कुछ स्टडी करने से उसके बारे में, तो हम सर्च करते हैं कि ऐसी क्या 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 कैसी बीमारी आती है, कैसे उसका हम इलाज ढूंढेंगे। ये सब रिसर्च में आते हैं, कोई उसका इलाज वेरी गुड, ये वेरी गुड, एक्सीलेंट. अच्छा मुझे बताएं, सबसे पहले आपको रिसर्च के बारे में पता कब चला था कि रिसर्च क्या होती है? जब आप लोग मेडिकल, जब से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च के बारे में पता कब चला कि ये क्या चीज है? आवाज आ रही है? जी 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 बेटा, आ रही है. ओके मैम, स्टार्ट जी करें बेटा, मैम? जी जी जी, आई हैव स्टार्टेड. आई एम आस्किंग कि आप लोगों को सबसे पहले रिसर्च के बारे में पता कब चला था कि रिसर्च करनी चाहिए या रिसर्च क्या होती है? शुरू से, स्कूल से लेके अब तक. एक दो बच्चे मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें. यस अंबर अशरफ, प्लीज इनको अनम्यूट करें बेटा, ताकि सो दैट शी कैन आंसर. नोबडी? Yes, ma'am. As we were children, तो हमने सुना था कि डॉक्टर साइंटिस्ट होते हैं, ये रिसर्च करते हैं, नई नई चीजें निकालते हैं, तो वहां से आइडिया हुआ ऑलमोस्ट रिसर्च का. अच्छा, कोई एग्जांपल दें अपनी, जो स्टडीज थी, स्कूल की स्टडीज थी या प्री मेडिकल कॉलेज की जो आपकी स्टडी थी, प्री मेडिकल की स्टडीज थी, कोई एग्जांपल दें जिससे आपको रिसर्च का पता चला हो या रिसर्च मेथड का पता चला हो. यस मैम, वो 9th में सेकंड चैप्टर था मलेरिया के बारे में, उसमें काइंड ऑफ हमें आइडिया हो गया. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो यू नो अबाउट रिसर्च कि कैसे वो सारे साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन सोचा एंड देन दे वर्कड ऑन इट एंड देन दे फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज, और फिर देखो उससे आगे चला. सो इट इज ऑल अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी कि उन्होंने इस पे सोचा. ओके, सो नाउ कैन यू सी माई स्क्रीन? यस मेरा मैम। ख्याल में इसको स्लाइड Yes, ma'am. शेयरिंग पे लगा Yes, देती हूँ. ma'am. स्लाइड शेयरिंग पे लगाती हूँ. अब मैं इनको नीचे कैसे करूँ? ओके ओके, आई विल पुट ऑन स्लाइड शेयर. ओके ओके, सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू चूज आवर रिसर्च टॉपिक? जैसे कोई भी टॉपिक है तो हम कैसे चूज करते हैं? आप लोगों के जहन में क्या आइडिया आता है? कैसे हमें कोई टॉपिक, जैसे आप लोग डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपने कैसे चूज किया दैट वी शुड बी डॉक्टर्स? आप बेटा मेरे साथ बातचीत करते जाएंगे, तो देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड. यस मैम. Ma'am, accordingly our interest, we have chosen to be doctor. वेरी गुड. और किसी ने कुछ कहा? Okay, so you have identified your interest. Same goes with our research topic.
that we identify our interest, we reflect on our clinical experiences and areas of fascination to select a topic that truly engages us. राइट जैसे हमने सोचा कि हमें डॉक्टर बनना है, तो कैसे हमने सोचा, क्योंकि हमें डॉक्टर्स अच्छे लगते थे छोटे होते से, एंड देन एक्सप्लोर इमर्जिंग ट्रेंड्स, कि हमने देखा कि डॉक्टरों का स्कोप है, एंड ऑल्सो सेम गोज विद द रिसर्च कि we have to stay up to date with the latest development in our field, and we have to identify areas ripe for our investigation. क्या अगर मैं अभी इस बात पे स्टडी करूं कि मलेरिया की कॉज क्या है, तो क्या वो इंटरेस्टिंग होगा? क्या उसको कोई पजीराई मिलेगी? नो मैम। नो नहीं मैम। मिलेगी ना। हाँ, क्योंकि वी डोंट वांट टू इन्वेंट द व्हील अगेन। व्हील तो अब इजाद हो चुका है, तो अब व्हील से हमें मजीद क्या काम लेना है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, बल्कि उसमें भी व्हील का बहुत ज्यादा काम है। तो अब हमें ये देखना है कि मलेरिया की ट्रीटमेंट भी बहुत सारी आ चुकी है। अब तो हमें ये देखना है कि मलेरिया की प्रिवेंशन के लिए हमें कुछ वैक्सीनेशंस बनानी चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू एक्सप्लोर द इमर्जिंग ट्रेंड्स, and then we have to consult mentors. It is very, very important. Seek guidance from experienced faculty members who can provide valuable insights and feedback on potential research ideas. ठीक है, कभी हमें लग रहा होता है कि ये चीज तो बहुत अहम है, हम इस पे रिसर्च करते हैं, लाइक यू आर इन फाइनल ईयर, तो आप कहेंगे जी मैं गायनी में लेबर की मैनेजमेंट पे रिसर्च करना चाहती हूँ ना, तो आप लोग हमारे पास आएंगे, तो देन वी कैन रिफाइन योर रिसर्च कि भाई कौन सा एरिया लेबर का जिस पे अभी काम नहीं हुआ, आप लोग इस पे काम करोगे तो द आइडियाज एंड योर रिसर्च विल बी अप्रिशिएटेड और दुनिया इसको सुनेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने इस पे वर्क करना है कि आपने कैसे टॉपिक लेना है, कि आपको किस चीज का इंटरेस्ट है, ट्रेंड्स क्या है, और किस चीज पे काम नहीं हुआ, एंड देन यू कंसल्ट योर मेंटोर्स, योर कुलीग्स, योर सीनियर्स। और आजकल कौन सा एक मेंटोर अवेलेबल है जो कि डॉक्टर आपका अहमद फ्रेंड ईशान, डॉक्टर नुमान, और हो? आप ओके, भी वेरी मैम। गुड। और वेरी गुड। और इसके अलावा अगर हम में से कोई भी ना हो, तो आजकल आपका कोई और चैट फ्रेंड भी है? जीपीटी। जी, चैट इंटरनेट। जीपीटी। चैट जीपीटी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड। तो देखो, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो नाउ योर कंपेनियन, लेकिन उससे बातचीत करके अगेन यू विल डिस्कस विद योर टीचर्स और मेंटोर्स, बिकॉज समटाइम, बिकॉज इट इज नॉट 100% ट्रू, बट यस, गुड, इट गिव्स अस आइडियाज अबाउट रिसर्च कि हम टॉपिक कौन सा लें, हम इसको करें कैसे। तो इट एन आउटलाइन ऑल्सो, दिस इज अ मेंटोर, राइट? गुड, ओके। नो, मेरा ख्याल ये how can I go next? Um, आगे नहीं जा रहा। I मैम। will share again. ओके। I'll stop share and I will share again. Okay. Okay, now. Okay, so the next thing in when we identify a topic for research is identifying the research gap. Now, what is research gap? क्या आप मुझे बता सकते हो? यस मैम। फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च हुई है, तो इफ देयर इज समथिंग मिसिंग, कि हमें लगता हो कि उस रिसर्च में कुछ ऐड हो सकता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, तो वो वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब कोई भी उसमें कमी कोताहियां जो हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट, एंड दैट इज कॉल्ड रिसर्च गैप, ठीक है। एंड फॉर रिसर्च गैप हम कैसे रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैम सबसे पहले तो जो रिसर्चेज हुई हैं वो देखेंगे हम। वेरी गुड। और उसको क्या कहा जाता है? लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च और लिटरेचर रिव्यू।
और कौन कौन से सर्च इंजन्स हैं या कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं? सोर्सेज मैम गूगल स्कॉलर ओवरऑल मेडिकल के लिए जो अभी मोस्टली यूज होता है NIH का, और उसके अलावा पार्क मेडिनेट ओके, हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया लिटरेचर जो ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं which can be used for identifying research gap or for conducting a literature search? जैसे 2000 से पहले की का सोचें, उस वक्त लोग क्या करते थे? मैम जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स और सच थिंग्स। Okay, journals, newspapers, and books. All, uh, can be used for identifying literature search. अच्छा, फिर उसके अलावा हम इसको और तरीके से भी देख सकते हैं ना, कि we can recognize unexplored angles, कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, okay, and again your experts, you can consult experts, engage with healthcare professionals and researchers in your field to gain insight into the current state of knowledge and identify potential gaps in research, right? So literature review and systematic approach. Now we should not be haphazard in literature search. We should be very literature search as well. जैसे ये नहीं है कि हम टॉपिक चूज करने के लिए किताब खोल के बैठ गए और सारी रात हम उसको पढ़ते ही रहे। सो दिस इज नॉट द केस, वी शुड बी फोकस्ड। और जैसे आप लोगों ने बात की है कि वी हैव टू गैदर द रेलिवेंट लिटरेचर, वी कैन कलेक्ट फ्रॉम एकेडमिक डेटाबेसेस, जर्नल्स, जैसे अदर रिलायबल सोर्सेज हैं लाइक गूगल स्कॉलर, गूगल पबमेड, and then we can, and also the artificial intelligence, it gives us some engines जैसे कि sky space है, consensus है, there are so many engines available as well and they are helpful. Okay, अच्छा, फिर जब हमने लिटरेचर को गैदर कर लिया या हमने किताबें पढ़ ली, तो फिर क्या करते हैं? क्या हम सारे का सारा लिखने बैठ जाते हैं? क्या हम सारे का सारा अपने पास जमा भी नहीं रख सकते? हमें याद भी नहीं रहता, तो व्हाट वी डू? हम अगला मेन पॉइंट क्या आता है? मेन चीजें हम बस नोटिफाई करते हैं, रेलिवेंट उतना चीज वो करते हैं बस। वेरी गुड। तो यानी हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ठीक है, और जैसे जर्नल क्लब, कुछ बच्चे हमारे पास गायनी वार्ड में आते हैं तो दे सी के वी आर हैविंग वीकली जर्नल क्लब। अब जर्नल क्लब में क्या है कि वी रीड वन आर्टिकल एंड देन वी आस्क 10 क्वेश्चंस टू एनालाइज दैट आर्टिकल। तो वो कभी हम जर्नल क्लब के या क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में भी बात करेंगे। तो हम उसको एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि the quality of the article, what are the methodologies used, and the findings of relevant literature to identify gap and guide our research. कि मतलब जो methodologies हैं, they are also helping us that how can we formulate our research. It helps us to formulate our methodology, our data collection methods, our data analysis methods. So it gives us a lot of help. ठीक है, बट वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज इट। और एक अच्छी बात यह है कि AI इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर क्रिटिकल एनालिसिस। बहुत सारे इंजन अवेलेबल हैं, जैसे मुझे स्काई स्पेस पसंद है, कंसेंसस भी अच्छा है कि उसमें आप एक आर्टिकल अपलोड करते हो तो आप उसकी पूछते हो कि व्हाट, अच्छा वो सिंथेसाइज एंड ऑर्गेनाइज में भी आता है, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस में भी आ जाता है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मेथोडोलॉजी कैसी है। So AI is also helpful, but we cannot totally rely on artificial intelligence for everything. We have to use our own sense, and also we can take help from the seniors as well. ठीक है, and then the third step in literature review and systematic approach is synthesizing and organization of the data. We can synthesize the key insights from the literature review and organize them in a coherent and structured manner. जैसे मैंने आपसे बात की है कि AI और स्काई स्पेस हमारे पास अवेलेबल है इंजन्स, राइट?
Now, how can we formulate a research question? तो research question formulate करने के लिए we have to be specific and focused, and we have to be relevant and meaningful. Our research should be feasible and achievable. और इसके अलावा इसमें ethical issues को भी we have to take care the ethical issues, and also we have to take responsibility. अब specific and focus से क्या मुराद है कि हमने अगर किसी चीज पे रिसर्च करनी है, जैसे हम मलेरिया पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जनरल कि मलेरिया क्या होता है. वी हैव टू बी फोकस्ड. जैसे उन लोगों ने कहा कि मलेरिया की कॉज क्या है ना पास्ट में, तो नो वी विल सी कि हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया. अच्छा, और रेलिवेंट और मीनिंगफुल है कि हम इसमें बात करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया बाय वैक्सीनेशन और बाय ड्रग्स. हम ये नहीं बात करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया बाय सर्जरीज. ठीक है, फिजिबल एंड अचीवेबल. और दूसरी बात यह कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कि मैं अगर बात कर रही हूँ कि वी विल प्रिवेंट मलेरिया बाय वैक्सीन्स, तो क्या मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. अगर मैं ये बात करती हूँ कि मैं 1 साल रहूंगी मार्शी एरियाज में और मैं वहां पे लोगों को वैक्सीन लगाऊंगी और मैं रिजल्ट्स देखूंगी, तो इट इज नॉट फिजिबल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है. तो हमने एक छोटे से ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है. एंड ऑल्सो एथिकल, क्या ये एथिकली एप्लीकेबल है और क्या ये सेफ है कि इफ आई एम डूइंग दिस स्टडी कि मैं वैक्सीनेशन के ट्रायल्स एक कितनी पॉपुलेशन पे कर रही हूँ. तो ऑल दिस वी हैव टू टेक इन आवर माइंड. We have to take this in consideration while choosing a research topic. ठीक है. Now, characteristic of a good research question. असल में सबसे पहले एक research question आता है, तो then we can move forward. तो research question also it should be clear and focused, feasible and practical, relevant and impactful, and innovation and unique. कि मतलब हम वही पुरानी चीजें ना के बाकी सारा कुछ वही है, only this innovative and unique this is added. अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन जो हम किसी भी, मैंने गायनेकोलॉजी लिखा है बट दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स, in all areas of the where we want to study. तो उसमें रिसर्च क्वेश्चन के लिए एक एब्रिविएशन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड पाइको. नो, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? पाइको, पाइको से क्या आप मुराद लेते हैं? PICO. कि जब मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन या एक टॉपिक फॉर्मुलेट करना है, तो आई हैव टू कीप इन माय माइंड पाइको, PICO. what is P and what is I and what is C and what is O? जी, आप में से कोई बता दे व्हाट इज P? ऑल गॉन. Population. I have no idea. PICO. आपको मेरी स्लाइड्स नहीं नजर आ रही? यस आ मैम, रही है आ मैम. रही हैं, और लिखा हुआ है हाँ, तो क्या P for लिखा हुआ है? population. I for intervention. P से क्या है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन. ठीक है, कि मैंने किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है. स्पेसिफाई द टारगेट पेशेंट ग्रुप सच एज, उसकी एज ग्रुप क्या होगा, एथनिसिटी क्या होगी, डिजीज स्टेट क्या है. जैसे अगर हम मलेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आगे मैं गायनी की भी 2 एग्जांपल्स दूंगी, तो आप लोग मुझे बताएंगे. जैसे अगर हम गायनी में कोई टॉपिक, आपके जहन में क्या टॉपिक आता है? लड़कियों से पूछना चाह रही हूँ कि आजकल क्या हॉट टॉपिक चल रहा है गायनी में, तो फिर हम उसी को ले लेते हैं. लड़कियां बड़ी परेशान है उस डिजीज के बारे में. अनमैरिड गर्ल्स में Ma'am, PCOS. PCOS. वेरी गुड. तो अगर हम देखो PCOS के बारे में हम कर रहे हैं, तो हम इसमें एज क्या करेंगे? हम कहेंगे एज ग्रुप क्या है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है. एथनिसिटी चलो हम अपने साउथ ईस्ट एशिया या पाकिस्तानी कर लेते हैं, और डिजीज स्टेट पॉलीसिस्टिक ओवरीज हम इस तरह से कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द पॉपुलेशन. नाउ व्हाट इज आई? आपके सामने लिखा हुआ है
इंटरवेंशन, ठीक है। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या एजुकेशनल प्रोग्राम टू बी स्टडीड। जैसे पीसीओएस में ही हम कोई अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करना चाहें कि उसकी क्या वैल्यू है, या कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन हम लेना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन, ठीक है। देन आउटलाइन द कंपैरिजन। सी क्या है? फॉर सी फॉर व्हाट? कंपैरिजन, ठीक है। कि हम कोई भी ट्रीटमेंट या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम करते हैं, तो हम उसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट या एक कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब a good research question must have these 4 elements: population, intervention, a comparison group, and then specificity of the outcome। कि हमें आउटकम के बारे में भी बताना है कि define the primary and secondary endpoints that will measure the impact of the intervention। जैसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बच्चियों में कोई हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि वो स्टैंडर्ड जैसे ग्लूकोफेज के मुकाबले में वो कितने % लोगों में वेट कम करता है या हेयर ग्रोथ को कम करता है, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे एग्जाम्पल 1 है, जैसे हमारी गायनी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। आप लोग कल थोड़ा लेट आए। फर्स्टली वी वर डूइंग अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर अ पेशेंट विद एंडोमेट्रियोसिस। उसके कोई बच्चे भी नहीं थे और उसकी पहले लेप्रोटमी हो चुकी थी, अब हम लेप्रोस्कोपी कर रहे थे, तो अगेन उसके एंडोमेट्रियोमास बने हुए थे। तो अब हम एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस की, तो उसमें ये थोड़ा सा जैसे देखो कि एक्सप्लोरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। उसमें स्टडी पॉपुलेशन क्या ली? वुमेन एजेड 18 to 45 विद सर्जिकली कंफर्म्ड एंडोमेट्रियोसिस। और इंटरवेंशन क्या की? अ नोवल हार्मोनल थेरेपी टारगेटिंग स्पेसिफिक एंडोमेट्रियल लीजन्स। और कंपैरिजन क्या था? compared to the standard gonadotropin releasing hormone agonist treatment। और इसका आउटकम हमने क्या देखना था? डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोमास या रिडक्शन इन द पेन स्कोर्स और इम्प्रूवमेंट इन फर्टिलिटी, ठीक है। आउटकम ये होगा। तो ये हमारा पाइको हो गया। नो आई वुड लाइक टू गिव एन अदर एग्जांपल। जैसे हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात की कि इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अब इसमें पॉपुलेशन क्या है? विमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगेन वो 18 to 45 या 18 to 40 years एज ग्रुप होगा। इंटरवेंशन क्या है? ओरल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। और कंपैरिजन हमने क्या किया? प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड ट्रायल कर लिया कि एक को वैसे पिल दे दी और एक को विटामिन डी दे दी और एक को वैसे ही कोई आयरन की पिल दे दी। और आउटकम हमने क्या देखा? इम्प्रूवमेंट इन मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी, ये कि वेट गेन और हिर्सुटिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है कि हम कोई टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आर यू विद मी? यस मैम। Yes, आर यू विद मी? समझ आ रही है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? यस मैम। मैम गाने के यस एग्जांपल मैम। आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल ना। तो कोई बात नहीं, हम सरजीव की भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ हम क्या कर सकते हैं? इम्पैक्ट ऑफ हाई फाइबर डाइट ऑन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। या हाई फाइबर डाइट ऑन इरिटेबल बावल सिंड्रोम के इंटरवेंशन क्या है कि हाई फाइबर डाइट है। पॉपुलेशन क्या है कि वो लोग जिनको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है। और आउटकम क्या है कि उनको पेन के एपिसोड्स कितने कम हो रहे हैं। और कंपैरिजन हम इसका कर लेंगे कि उनको एक वैसे ही हम पिल दे देंगे, या तो हम उनको कोई एंटीस्पाज्मोडिक पिल दे देंगे या वैसे ही कोई कैल्शियम की गोली दे देंगे। सो दिस इज व्हाट वी फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हम उसको रिफाइन कैसे करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को, उसकी स्ट्रेटजीज है फॉर रिफाइनिंग एंड इवेलुएटिंग रिसर्च क्वेश्चंस। तो अगेन उसमें हम हेल्प ले सकते हैं पीयर रिव्यू, अपने कुलीग से, अपने सीनियर से हम देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एंड देन वी कैन हैव फिजिबिलिटी एनालिसिस कि क्या हम ये काम भी कर सकते हैं कि नहीं, हम डेटा कलेक्ट करने में या ये रिसर्च करने
वो मैंने उधर से एंड किया तो मीटिंग एंड हो गई। यस मैम, वो आप होस्ट थी ना, तो अभी आपको हाँ, वो मोबाइल से वो मैंने एंड कर दिया। आप इधर से ही आप मुझे बना दें होस्ट। ओके मैम। ओके, इट्स ऑल राइट। Okay. So, after formulating a research question, we have to refine the research question. So we can take help from our colleagues, our seniors, and also we have to see that whether we can continue this research. और जो सबसे अहम बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल्स, कहीं आपकी नजरों से गुजरे होंगे। तो these pilot studies, these are phase 1 trials. जैसे हम लोगों ने कोई वैक्सीनेशन शुरू करनी है या कोई न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन वी हैव टू स्टार्ट, तो उसमें ये नहीं है कि सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन पे हम वो अप्लाई करेंगे। वी टेक 10 to 15 और 15 to 20 पीपल जो कि वॉलंटरली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं फॉर अ रिसर्च डिजाइन। पायलट स्टडीज ये होती हैं इफ वी आर वर्किंग ऑन एन इनोवेटिव सब्जेक्ट। तो दिस इज लाइक दिस। अदरवाइज अगर आप कोई इनोवेटिव काम नहीं कर रहे तो देन इट्स ऑल राइट कि आप यू कैन टेक द पॉपुलेशन। Okay. Now the conclusion and key takeaways. So we have to formulate clear, focused, and impactful research question. It should be well-crafted question. And we have to identify relevant research gaps. And then we have to refine and evaluate our research question. Now about the synopsis. Okay, before synopsis, after identifying the research topic and question, we are formulating a hypothesis. Now, what is hypothesis? आप लोगों को कोई आइडिया हो कि हाइपोथेसिस क्या होती है? Yes ma'am, it is about the prediction, like if this happens then this will be the result. अच्छा, उर्दू में हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? मफरूजा मफरूजा मफरूजा। मफरूजा, एक्सीलेंट। कि हम एक चीज फर्ज कर लेते हैं, जैसे हम एक टॉपिक चूज करते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि विटामिन डी का रोल इन द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो हम लोग एक फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस कैसे करेंगे? जैसे हम उसको एक कंपेयर भी कर रहे हैं एक ट्रीटमेंट ऑप्शन या प्लेसिबो के साथ, तो उसमें हम हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे? जैसे हमने पॉलीसिस्टिक ओवरीज का एक टॉपिक लिया, हमने प्रॉब्लम ली कि उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अच्छा, फिर हमने कहा कि हम एक और ट्रीटमेंट इंटरवेंशन देंगे, जैसे विटामिन डी देंगे, और हम ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे? यस मैम, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं if there is any impact of vitamin D on polycystic ovarian syndrome, then the polycystic ovarian syndrome will be declined, और जो भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स लिख के by कि using मतलब vitamin D. वो आउटकम बेहतर हो जाएगी इनमें। और चूंकि हाइपोथेसिस हमेशा जब हम कंपेयर करते हैं तब हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब एक कंट्रोल ग्रुप या प्लेसिबो, उनमें हाइपोथेसिस बनती है। वो भी जब आप स्टडी डिजाइन वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ, जैसे हमारी भी हाइपोथेसिस क्या होगी कि हम ये भी कर सकते हैं कि एक चीज दूसरे से अच्छी है, और हम ये भी कर सकते हैं कि इनमें जो है वो कोई फर्क नहीं है। जैसे हम ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं विटामिन डी वाले में कि विटामिन डी is better in controlling menstrual irregularity in polycystic ovaries as compared to metformin। या हम ये भी कह सकते हैं कि देर इज नो डिफरेंस इन द
आउटकम। अब आउटकम हमारी क्या थी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या मेटाबॉलिक इम्प्रूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि देर इज इम्प्रूवमेंट इन द आउटकम विद विटामिन डी एज कंपेयर टू प्लेसिबो। या हम ये कह सकते हैं देर इज नो difference in the outcome between vitamin D and placebo in the control of menstrual irregularity in polycystic ovarian syndrome patients। ठीक है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस में, तो ये वाली हाइपोथेसिस क्या कहलाती है, नल हाइपोथेसिस। और इसके मुकाबले में हम एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस ले आते हैं और हम कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन द आउटकम between use of vitamin D and metformin in polycystic ovarian patients। ठीक है। तो असल में जब हमने आखिर में अपने रिजल्ट्स एनालाइज करने होते हैं, उनको लेके आना होता है, तो फिर देन वी रिजेक्ट or accept null hypothesis और reject or accept the alternate hypothesis। ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कि जब आपने रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई किया, आपने एक रिसर्च क्वेश्चन किया और एंड देन यू मेक अ हाइपोथेसिस। ठीक है, कि मतलब आप कह देते हैं कि भाई मफरूजा एक बना लेते हैं कि जो नई दवाई हम यूज कर रहे हैं ये बेहतर है या बेहतर नहीं है। Okay, so now we will leave hypothesis over here and we will discuss about synopsis writing। ठीक है। तो synopsis writing में ये है कि synopsis क्या होती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि what is synopsis। सर मैम जिस तरह हम रिसर्च जो करना जा रहे हैं उसका एक टोटल ओवरव्यू दे देते हैं। वेरी गुड। कि कंसाइज समरी है कि उसमें हम बताते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है या हम जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे। हम एक ओवरव्यू देते हैं रीडर को कि वो उसको पढ़ ले और फिर उसका पर्पस, मेथोडोलॉजी या जो कोई हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे हम किस तरह से लेके आएंगे, तो एक ओवरव्यू दे देते हैं रिसर्च प्रपोजल। और इनफैक्ट हम जब हम एथिकल रिव्यू बोर्ड से या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से अपनी रिसर्च की परमिशन लेते हैं तो वी प्रेजेंट आवर सिनॉप्सिस। ठीक है। और फिर हमारी सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाती है एथिकली और ऐसे पीयर रिव्यू हो जाता है, तो देन वी कैन स्टार्ट आवर रिसर्च। तो एक लिहाज से ये हमारे लिए भी हेल्पफुल है कि वी मेक अ प्लान कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस रिसर्च। कि अब देखिए ना, मैंने कोई प्लान ही नहीं बनाया और मैं कहूँ जी मैं रिसर्च करने जा रही हूँ, अब मुझे जमाना गुजर जाए, मैं इतने मरीजों को, मलेरिया के मरीजों को वैक्सीन लगाती जाऊं, बाद में मैं सोचूं अच्छा मैंने तो इन लोगों को लगानी नहीं थी जिनको पहले ट्रीटमेंट मिल चुकी थी, उनमें तो ऑलरेडी दे आर इम्यूनाइज्ड, या ये कि जिनमें कुछ डिजीजेस हैं उनमें नहीं लगानी। तो दैट्स व्हाई वी मेक अ प्रपोजल और अ सिनॉप्सिस बिफोर स्टार्टिंग अ रिसर्च। और हम जो सिनॉप्सिस है उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट की एलिमेंट्स। तो की एलिमेंट जो सिनॉप्सिस के हैं मेनली होते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं हम लोग क्या बताते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, तो वही है ना कि मैं कौन हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं रिसर्च आपको पढ़ाने जा रही हूँ तो क्या मुझे खुद भी कोई रिसर्च की नो हाउ है कि नहीं, क्या मैंने कोई रिसर्च पहले की है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों को रिसर्च पढ़ाने का। यही हमारा प्रपोजल था ना। मतलब ये जो हम लोगों ने अपना ये वेबिनार शुरू किया है या सीरीज ऑफ वेबिनार शुरू किया है, उसमें हमने एक प्लान आउटलाइन किया ना कि कंपोनेंट्स क्या होंगे, और फिर जो आपके प्रेजेंटर्स आएंगे उनके बारे में आपने कहा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। तो रिसर्च में भी जैसे हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में अभी बात की है या मलेरिया के बारे में बात की है, तो इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं क्लियरली कि व्हाट इज आवर रिसर्च क्वेश्चन, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स और हम उस डिजीज के बारे में थोड़ा सा नो हो बताते हैं कि ये क्या बीमारी है और कैची और कैसे एनालाइज करेंगे। अच्छा, रिसर्च डिजाइन के बारे में आप लोग फोर्थ ईयर में कुछ पढ़ चुके हैं ना।
बेटा कुछ आइडिया है रिसर्च डिजाइन के बारे में? एपिडेमियोलॉजी आपने पढ़ी थी, तो किस तरह के रिसर्च डिजाइन होते हैं? मैम Yes, मोस्ट ma'am. Case जी जी बोलिए। case control और cohort studies. वेरी गुड, एक्सीलेंट। जैसे केस कंट्रोल है, कोहॉर्ट स्टडी है, इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं। तो हमने एक अपनी मेथोडोलॉजी भी पहले ही बता देनी है कि हम ऐसे करने जा रहे हैं। फिर डेटा कलेक्शन के बारे में कि हम लोगों के इंटरव्यूज करेंगे, हम लोगों से फॉर्म्स फिल करवाएंगे, और कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और कौन से पेशेंट होंगे, उसमें फिर हमारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आ जाएगा। और फिर ये कि हम डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, जैसे हम कुछ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं SPSS, और उसमें डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, तो कंपैरिजन के लिए, कोरिलेशन के लिए, या डिस्क्रिप्टिव लगाते हैं। तो ये सारा हम उसमें मेथोडोलॉजी में बताएंगे। एंड देन के फाइंडिंग्स हमारी कैसे डिस्प्ले होंगी, हम चार्ट्स में, फिगर्स में, इस तरह से हम करेंगे। और फिर हम आखिर में अपनी कंक्लूजन भी बताते हैं। ठीक है, अच्छा। नो, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिनॉप्सिस, कि ये क्यों अहम है? हमने थोड़ी सी बात की है, अब मुझे बताओ कि पर्पस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सर मैम हम ताकि IRB ले सकें, ताकि हम आगे कम्युनिकेट कन्वे कर देंगे इस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, और हमारे रिसर्च के ये की कंपोनेंट्स होंगे जो कि हमने लिटरेचर सर्च करने के बाद फाइंड आउट किए। ठीक है, वेरी गुड। और इससे क्या हमें हेल्प मिलेगी जब हमने सिनॉप्सिस अपनी एक तरह से प्लान बनाया है? तो फॉर एग्जाम्पल मैम जो मेंटोर होंगे हमारे, अगर उसमें कोई फॉल्ट होगा, कोई एथिकल इम्प्लीकेशन होंगी, तो वो करेक्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा वो इम्पैक्ट देख सकते हैं हमारी रिसर्च का कि कितनी यूजफुल होगी। और उसके हिसाब से बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी होती हैं, जैसे पहले आप साइनॉप्सिस जमा करवाते हो, फिर आपको उसके बाद में फंडिंग उसकी एलोकेट होती है। वेरी गुड, के मतलब हमें फंडिंग, और आपको पता है इंटरनेशनल एजेंसीज हैं कुछ जो कि फंडिंग करती हैं बहुत सारी रिसर्चेस की ना, और फिर हमने उसको पब्लिकेशन भी तो करानी है। तो ये भी हमारे ज़हन में आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें लिटरेचर रिव्यू का भी पता चलता है कि स्टे अप टू डेट टू द लेटेस्ट स्टडीज इन द फील्ड, के मतलब जो नई नई स्टडीज हुई हैं उनको हम पढ़ते हैं, और उनको भी हम ऐड करते हैं, और उससे फिर हम ये आइडियाज निकालते हैं कि व्हाट शुड वी डू, और मेथोडोलॉजीज हमारी क्या होनी चाहिए। तो दीज आर ऑल पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द साइनॉप्सिस। ओके, नो, स्ट्रक्चर इसका क्या है? जैसे हमने पहले बात किया कि इसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हमारा रिसर्च या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिनॉप्सिस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो एक रिसर्च क्वेश्चन होता है वो एक जनरल होता है, मतलब जैसे हमारा गोल्स होते हैं वो जनरलाइज्ड होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन भी जैसे एक जनरल होता है। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, दे आर स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिक एम्स और क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एंड देन मेथोडोलॉजी, जैसे हमने पहले ही बात की है कि हम ये ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि रिसर्च डिजाइन क्या होगा, डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या होंगे। तो अब इंट्रोडक्शन में एक क्लियर और इंगेजिंग ओवरव्यू होना चाहिए स्टडी का, ताकि लोगों को मजा भी आए। अगर हम उसका कोई इंगेजिंग या क्लियर ओवरव्यू नहीं देंगे, अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, तो आगे कोई हमारी रिसर्च को पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये साइनॉप्सिस में भी, और फिर हमारे आर्टिकल में या हमारी डिसर्टेशन में भी यही इंट्रोडक्शन जाता है। ठीक है, सो 3 important components: इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी। ठीक हो गया? ओके, नो, क्राफ्टिंग एंड इंगेजिंग इंट्रोडक्शन। अब ये बहुत अहम है कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना ही सबसे अहम काम है रिसर्च आर्टिकल में। उसके बाद फिर बाकी चीजें जो है ना, उसके अकॉर्डिंगली चलती जाती हैं। तो यू हैव टू हुक द रीडर, स्टार्ट विद अ कंपेलिंग स्टेटमेंट और क्वेश्चन टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। जैसे मैं अगर स्टडी कर रही हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई हर 4 में से एक लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और लड़कियों को इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना है। तो ये एक कंपेलिंग स्टेटमेंट हो जाएगी ना, कि रीडर आगे पढ़ेगा, और मैं उसका इंसिडेंस बता दूंगी। फिर मैं कहूंगी देखें इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं,
और फिर मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी ना कि ब्रीफ बैकग्राउंड ऑन द रिसर्च टॉपिक एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कि जैसे इसकी प्रॉब्लम्स ये हैं तो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड देन स्टेट द ऑब्जेक्टिव। असल में इंट्रोडक्शन के एंड पे भी हम थोड़ा सा रैशनल लिखते हैं, रैशनल कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट इन पर्पस एंड गोल्स ऑफ द। हम ये क्यों करना चाहते हैं कि भाई देखिए हमारे एरिया में, या तो प्रैक्टिस गैप हम कर लेते हैं कि भाई हमारे साहिवाल के एरिया में इस पे कोई स्टडी नहीं हुई है, या ये जनरलाइज हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में विटामिन डी की इस तरह की कोई स्टडी नहीं हुई है, ऑल्दो इंटरनेशनल स्टडीज आर अवेलेबल। या हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये किसी ने नहीं किया, तो हमें ये लगा है कि इसका कोई फायदा है, तो वी आर डूइंग दिस। तो इंट्रोडक्शन के एंड पे भी आप ये लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको कैची बनाना है कि डिजीज के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर कॉन्टेक्स्ट के हम जो करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, और पहले उस पे क्या हुआ है, और फिर रेशनल बता देते हैं कि भी हम इससे फायदा क्या होगा लोकल पॉपुलेशन को या नेशनल और इंटरनेशनल को। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। और इसमें हम लिटरेचर रिव्यू भी करके, तो लिटरेचर से सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम रेफरेंसेस भी अपने लिख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये हमने कहाँ से स्टडी ली है। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, समराइजिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। असल में दिस कंपोनेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द सिनॉप्सिस एंड आल्सो इन एन आर्टिकल। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो सारी हमारी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखिए हमारी जो मेथोडोलॉजी है, जो हमारा डाटा कलेक्शन है और जो हमारा डाटा एनालिसिस है, वो उसी पे डिपेंड करता है कि जैसे हमारी जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हमने डॉक्टर बनना था। तो अगर हमने डॉक्टर बनना है तो फिर हमने क्या करना था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, फिर हमने 5 साल पढ़ना था और सारे प्रोफेशनल्स पास करने थे। ये तो नहीं करना था कि हमने डॉक्टर बनना है तो हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ठीक है ना। आर यू विद मी? यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा इसलिए ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड रिसर्च एज वेल, कि फिर हमें वो गाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने ये कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसलिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, दे शुड बी स्मार्ट। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर, बोल दो, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मेजरेबल, स्मार्ट, और फिर उसके बाद आर है रेलिवेंट, relevant, ये है अचीवेबल, ठीक है। और टाइम बाउंड, टी जो है ना टाइम बाउंड है, इन्होंने इसमें नहीं है बट टी इज टाइम बाउंड। सो आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। जैसे आप लोगों ने कहा जी हमने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपकी स्पेसिफिक है ये क्वेश्चन, और फिर मेजरेबल भी है कि आपने जो है वो इसके लिए एमबीबीएस कोई किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाना। और रेलिवेंट क्या है कि आपने 5 साल की किताबें भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी पढ़नी है। और अचीवेबल क्या है कि जब आपके लिए ये अचीवेबल है, अगर आप एफएससी में ये कहते हैं कि मैंने न्यूरो सर्जन बनना है, तो ये अचीवेबल अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगा। पहले आप एमबीबीएस करेंगे, फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके तो न्यूरो सर्जरी में कर सकते हैं ना। और टाइम बाउंड भी कि 5 सालों में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 साल में करूंगा, वो तो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा। हाँ ये अलग बात है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की सप्ली वगैरह आ जाए तो, अदरवाइज आपका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनने का बड़ा स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, 5 साल है, अचीवेबल है, रेलिवेंट है, टाइम बाउंड है, आपने सारा ऐसे किया। आर यू विद मी? ऑब्जेक्टिव की समझ आ गई है? यस मैम। yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, और ऐसे ही अगर हमने ऑब्जेक्टिव अपना बनाना हो, जैसे ये विटामिन डी का रोल है इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे हम? बेटा ये ना सोचो कि हमें नहीं आता, बिकॉज इफ Ma'am, यू विल स्पीक आउट तो देन यू विल लर्न मोर। इंटरेक्शन से आप लोग ज्यादा लर्न करेंगे ना। मैम काइंडली कोई और एग्जांपल चूज की जा सकती है अच्छा, क्योंकि और हमें इसके बारे एग्जाम्पल, में कोई idea नहीं। ठीक है ठीक है, चलो अपने डॉक्टर बनने के बारे में ऑब्जेक्टिव बता दो।
कि आपका एफएससी में क्या ऑब्जेक्टिव था? एफएससी में सबसे पहले मैम हमने सोचा था कि हमने एफएससी की प्रिपेयर इस तरीके से करनी कि एमडी कैट क्लियर हो जाए। एमडी कैट क्लियर हो जाए, वेरी गुड। तो आपका एफएससी में था, स्पेसिफिक था टू क्लियर एमडी कैट, और मेजरेबल क्या था कि आपने एमडी कैट, अब एमडी कैट क्या है, वो मेडिकल का है ना, आपने इंजीनियरिंग या कोई आर्ट्स वगैरह को तो नहीं लेना। आपके ज़हन में था कि हमने मेडिकल एंड डेंटल, एमडी कैट क्या है, मेडिकल एंड डेंटल, कॉलेज एडमिशन टेस्ट। सॉरी क्या, कॉलेज एडमिशन टेस्ट। कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ओ, एमडी कैट, ये एमडी कैट डॉक्टरों की बिल्ली है। ओके ओके, जैसे ओके, सो आपका ये था, तो ये मेजरेबल था, मतलब आपने कोई आर्ट्स नहीं इसमें पढ़ी, आपने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, ये तो मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, तो आपने वही पढ़ा, मेजरेबल था, रेलिवेंट है, कि मतलब एमडी कैट आपका आपने क्लियर करना है, और आपका स्कोर एक आप मेजरेबल, हाँ मेजरेबल में आएगा आपका, आपने स्कोर कितना करना है कि 90% से अबव होगा तो कहीं दाखला मिलेगा। फिर रेलिवेंट था कि आपने इसके हवाले से बुक्स कौन सी पढ़नी है, और आपका यही है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए यही टेस्ट है, अचीवेबल हो, आपके लिए अचीवेबल था ना, ये तो नहीं कि आपको यूएसएमएलई कर रहे थे उस वक्त, एमडी कैट का आपने सोचा कि आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका एमडी कैट क्लियर होना चाहिए, और आपने टाइम बाउंड भी किया कि 2 सालों में मैंने एमडी कैट को क्लियर करना है, कि बाय द एंड ऑफ एफएससी प्री मेडिकल आई विल क्लियर माय एमडी कैट with more than 90% marks। सही हो गया कि to clear the MD CAT with more than 90% marks at the end of my pre-medical FSC। सही हो गया कि मतलब थोड़ा सा, तो अगर हम अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसका पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, तो हम उसमें क्या करते हैं, वो आप लोग जरा, अब क्योंकि बिकॉज यू आर न्यू ना, तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट इट इज वेरी इजी। उसमें हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि टू मेजर द आउटकम ऑफ टू मेजर द आउटकम ऑफ विटामिन डी ट्रीटमेंट इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और अगर हम उसको ज्यादा स्पेसिफिक बना लें तो हम कहेंगे टू मेजर द improvement in metabolic derangements with the use of vitamin D in patients with polycystic ovarian syndrome। थोड़ी सी समझ आ गई? ऑब्जेक्टिव बेटा बार बार देखोगे ना तो समझ आ जाएगी, और ऑब्जेक्टिव से पहले टू लगता है, जैसे हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है ना, अगर वो तो होता था ना कि इज देयर अ डिफरेंस इन द आउटकम, तो जो ऑब्जेक्टिव है ना हम उसमें कह देंगे टू मेजर द टू लगा देंगे ना उसके सामने, तो बस वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव बन जाएगा रिसर्च क्वेश्चन के सामने, टू मेजर द आउटकम in improvement with the use of vitamin D in polycystic ovarian syndrome patients। Are you with me? यस मैम। Are you with Yes, me? ma'am. Okay, thank you, thank you। अच्छा, अब इसकी मेथडोलॉजी और फाइंडिंग्स क्या है ना, मेथडोलॉजी क्या है, जैसे मैंने आपसे बात की कि we will provide a concise overview of the research design, data collection and analysis techniques। कि जैसे हमारी कौन सा स्टडी डिजाइन है, क्रॉस सेक्शनल है, केस कोहर्ट है, हमारी की फाइंडिंग क्या होंगी, हमने उनको चार्ट्स में करना है, किस में करना है, और फिर हम अपने रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रपोजल को, जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो क्लियर कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च टॉपिक, इट्स सिग्निफिकेंस एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस यू एम टू एड्रेस, फिर मेथडोलॉजी क्या होगी जो हम बात कर चुके हैं, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी, ठीक है, ओके। देन कॉम्प्रिहेंसिव सिनॉप्सिस लिखने के लिए हमें बैकग्राउंड और रैशनली पता होना चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, एंड मेथडोलॉजी एंड एनालिसिस। अब बैकग्राउंड क्या है कि किसी भी बीमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस पे कितना काम हो चुका है, इसका इंसिडेंस क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ रिसोर्सेज पे इसका इम्पैक्ट क्या है, या लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। तो थॉरो ओवरव्यू हम देते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिटरेचर,
इधर लिटरेचर सर्च काम आता है. एंड क्लियरली एक्सप्लेन द नीड एंड जस्टिफिकेशन फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट. कि मतलब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और फिर हम क्लियरली कहते हैं कि भाई हम ये क्या करने जा रहे हैं. देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. Clearly define the specific goals and objectives of your research, ensuring they are aligned with your research question. जैसे मैंने बात की कि रिसर्च क्वेश्चन के शुरू में 2 लगा दें तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं. ठीक है, तो गोल्स में और बेटा ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क है, कुछ पता है? गोल्स होती है जनरल गोल, जनरलाइज्ड गोल. जैसे ये कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इलाज ढूंढेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि विटामिन डी के साथ हम करेंगे. ठीक है, गोल होती है जो जैसे हमारी नेशनल गोल है कोई, और ऑब्जेक्टिव है जैसे मेरा एक स्पेसिफिक एम पॉइंट है वो हो जाता है. जैसे आपको है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास करेंगे. ठीक है, गोल जनरलाइज्ड एम्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपका स्पेसिफिक होता है. जैसे ऑब्जेक्टिव 1 2 3 भी हम बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्टिव हो. हम बाज दफा 2 भी बना लेते हैं. क्या हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या है, ये भी हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. फिर मेथोडोलॉजी और एनालिसिस क्या है, ये जब आप बायोस्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी. ठीक है, तो अब एथिकल कंसिडरेशंस क्या करनी है कि आपने इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है पेशेंट से या उन लोगों पे जिन पे आप स्टडी कर रहे हैं. फिर आपने उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है. आपने रिस्क उनको मिनिमाइज करने हैं कि रिस्क ना हो जो हम कोई इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, रिस्क हमारे कम हुए एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स. और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है आपने उससे अप्रूवल लेनी है बिफोर डूइंग योर रिसर्च. ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट करना होता है अपना सारा. ओके, सो now I will give another overview of the. मैं आपको बताती हूँ. We will take with examples. मैं इसको simplify करूंगी and then it will become easier for you to go with me. Okay. Okay. Just quick overview what we have learned. ठीक है, can you see my screen? Yes. Yes, Can ma'am. you? Okay. So now I will give with examples. What is synopsis? अब मुझे बताएं कि synopsis क्या होती है. हम लोगों ने पढ़ लिया है ना कि what is synopsis? कि it's a brief. हाँ, yes. Please say. क्या हमने क्या करना है, हमने रिसर्च क्या करनी है उसके बारे में हम बताएंगे और रिसर्च के. Very good. So it's a brief summary of a research project or a study, and it highlights the key elements. जैसे हमारे what are the objectives, methodology, and expected outcome क्या होंगे. It provides a snapshot for reviewers and stakeholders. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम एक सिनॉप्सिस लिखते हैं फॉर अ स्टडी ऑन द प्रिवलेंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज इन अर्बन पॉपुलेशन. तो इसके ऊपर हम एक लिख रहे हैं और उसमें फिर हम सारा आगे क्या बताएंगे. नो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिनॉप्सिस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. इट इज एसेंशियल फॉर रिसर्च proposals. It helps to clarify the research focus. It aids in obtaining approvals and funding, and it guides the research process. ठीक है, जैसे हमें ethical approval भी मिलती है for like synopsis help to secure ethical approval if we are doing research in antenatal patients. And then what are the key components? मैंने आपसे बात की थी, मैंने मेनली आपसे बात की इंट्रोडक्शन की, ऑब्जेक्टिव की और मेथोडोलॉजी की. लेकिन जब हम एक साइनॉप्सिस पूरा लिखते हैं तो उसका एक टाइटल होता है. जैसे हमने टाइटल पहले पढ़ा कि साइनॉप्सिस फॉर अ स्टडी ऑन द प्रिवलेंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज इन अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है, ये टाइटल सबसे बाहर वाले पेज के ऊपर होता है. उस पे जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है उसका नाम होता है, उसके सुपरवाइजर का नाम होता है.
ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स और फिर लिटरेचर रिव्यू उसका एक कंपोनेंट है, फिर मेथोडोलॉजी का एक अलग कंपोनेंट है, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड रेफरेंसेस जो हमने इंट्रोडक्शन में या अपने स्टडी डिजाइन में यूज किए होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिनॉप्सिस। टाइटल में क्या है कि इसको कंसाइज होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, एंड इट शुड रिफ्लेक्ट द मेन थीम ऑफ द स्टडी, जैसे इफेक्ट ऑफ प्रीनेटल योगा ऑन प्रेगनेंसी आउटकम। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन जैसे हम बात कर चुके हैं कि इट गिव्स अस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड आल्सो इट एड्रेसेस द रिसर्च गैप, के ये हम सारा उसके बारे में बताते हैं और ये डिटेल होता है। और फिर उसके बाद हम जो है ना इंट्रोडक्शन, ओके, एंड देन द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट, clear specific aim of the study divided into primary and secondary objectives, should be measurable and achievable. जैसे example है to determine the effect of prenatal yoga on the incidence of gestational hypertension. और secondary outcome क्या है कि to assess the impact of prenatal yoga on maternal stress levels. तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्टिव होगा बेटा ये कॉमास आएंगे दोनों तरफ और 2 लगेगा उसके शुरू में, ठीक है। एंड देन लिटरेचर रिव्यू के समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च, देन इट आइडेंटिफाइज गैप्स in the current study, it will be addressed and supports the rationale for the study. जैसे previous studies have shown mixed results on the benefits of prenatal yoga, with some indicating reduced stress levels and others showing no significant impact on the pregnancy outcome. तो फिर हम अपना point of view देंगे कि चूंकि ये ऐसे है तो अब हम ये करने जा रहे हैं। You got it? समझ आ गई बेटा कि लिटरेचर रिव्यू भी ऐसे हमने हैप्पीजेंट नहीं करना, उसमें उसको भी हमने क्रिटिकली एनालाइज करके तो कोई अपने मतलब की चीज निकालनी है। आर यू विद मी? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. थैंक्स। अच्छा, फिर मेथोडोलॉजी पे हमने पहले ही बात कर लिया कि स्टडी डिजाइन किस तरह का होगा। टाइप ऑफ स्टडी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, कोहॉर्ट है, केस कंट्रोल स्टडी है। और फिर उसके बाद हमने पॉपुलेशन पे बात की थी। तो पॉपुलेशन में हम लेते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि किन लोगों को हम लेंगे, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन 18 to 35 इयर्स विद नो प्रायर हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इंक्लूजन हम कर लेते हैं कि जो हेल्दी हूँ, जो कि योगा में टेक पार्ट कर सके, और एक्सक्लूजन कर देंगे कि जिनमें ऑलरेडी हाइपरटेंशन है या जिनमें ऑलरेडी कोई डिजीज है, ठीक है। मतलब जैसे मैं योगा की मिसाल दे रही हूँ, तो पॉपुलेशन ये वाली आएगी। पॉपुलेशन में हमने उनका एज, उनकी मतलब डिजीज स्टेटस, और इसके अलावा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी अपना लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, देन डाटा कलेक्शन के हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, जैसे हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स करेंगे या क्वेश्चनियर्स यूज करेंगे, जैसे योगा एंड हाइपरटेंशन वाला हम मिसाल दे रहे हैं। फिर डाटा एनालिसिस के हम कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे, जैसे हम एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू कंपेयर ब्लड प्रेशर रीडिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे हमारे पास ये 2 से ज्यादा ग्रुप्स हों तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, 2 ग्रुप है तो टी टेस्ट लगाते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये भी हम अपनी सिनॉप्सिस में बताते हैं कि हम कौन से टेस्ट लगाएंगे और किस तरह से हम एनालाइज करेंगे। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम है कि मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा इन ऑन आवर फील्ड, और हमारी इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी टू नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जैसे वी एक्सपेक्ट टू फाइंड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड मैटरनल स्ट्रेस लेवल्स इन योगा ग्रुप कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। कि मतलब एक हम लोग वैसे ले लेंगे जिनमें हम योगा नहीं कराएंगे, और एक प्रेग्नेंट पेशेंट्स का मतलब दोनों प्रेग्नेंट पेशेंट्स लेंगे, और एक को योगा कराएंगे, एक को हम योगा नहीं कराएंगे, और हम देखेंगे कि उनमें जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या स्ट्रेस लेवल कितना कम होता है। और हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी कि कम होता है या नहीं होता, इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स और नो डिफरेंस, ये हाइपोथेसिस आ जाएगी। और आउटकम जो है ना हम देखेंगे कि क्या इससे रिडक्शन होती है कि नहीं, तो उसी को हमने टेस्ट करना है। और फिर रेफरेंसेस जो है बेटा उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जैसे वैंकूवर है, हार्वर्ड है, एपा स्टाइल है, तो डिफरेंट स्टाइल्स आर अवेलेबल।
ठीक है। अच्छा, तो आप गुड सिनॉप्सिस आपने कैसे लिखनी है? क्या यू शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, आपको सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, यू शुड इंश्योर लॉजिकल फ्लो एंड कोहेरेंस, तो आपको प्रूफ रीड करना है फॉर एरर्स एंड क्लैरिटी। नो, व्हाट आर डिफरेंट क्वेश्चंस? आपके जहनों में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम जब हम डिसाइड कर लें कि वी हैव टू डू अ रिसर्च और हम उसका टॉपिक भी डिसाइड कर रहे हैं, तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू? डू वी हैव टू राइट द सिनॉप्सिस या फिर हम इंट्रोडक्शन लिखें? जी जी जी, हम कोई और बच्चा इसका जवाब देगा? Anyone, anyone from you want to give answer to this question or not? और मैम मैम आप में से साइनॉप्सिस कोई कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा कि मतलब जब हमने सोचा कि हमारे जहन में कोई टॉपिक आ गया तो फिर हम क्या करते हैं सबसे पहले? मैम सबसे पहले तो कंसल्ट करेंगे अपने सीनियर से, मेंटोर से, कि आइदर क्वेश्चन आपकी आवाज बेटा बहुत कम आ रही है। कि हमारे जहन में कोई सवाल आता है कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैम सबसे पहले लिटरेचर सर्च करके अपने मेंटोर या अपने सीनियर्स के पास जाते हैं कि आइदर दिस रिसर्च इज फिजिबल और नॉट। तो जब हमें वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी बोलिए, बोलते जाइए बेटा। व्हेन वी कम टू नाउ कि दिस रिसर्च इज फिजिबल, तो उसके बाद फिर मैम हम उसके रिलेटेड जो कुछ मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं वो हम इकट्ठे करना शुरू करते हैं और उनमें से डिज़ाइंस को उठाते हैं जो हमें ज़्यादा फिजिबल लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। इन सिंपल वर्ड्स, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा फिजिबल लगता है, उसका मेथडोलॉजी और उसकी चीज़ें जो है ना वो हम उठा लेते हैं। और उसके बाद फिर साइनॉप्सिस लिख के आईआर भी लेते हैं। फिर हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपने एनालिसिस और फिर मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ जाते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी बेटा, जिन्होंने सवाल पूछा तो उनको समझ आ गई आपके क्या करना है। जब जैसे ही हमें अच्छा लगता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का टॉपिक हमें अच्छा लगा, तो हम उस पे लिटरेचर सर्च करते हैं और फिर हम देखते हैं कि लोगों ने इस पे क्या काम किया हुआ है, और फिर हम जो है ना अब उसको अनएक्सप्लोर्ड एंगल्स में से देखते हैं ना। लिटरेचर रिव्यू करना है आपने कि thoroughly review the existing body of research to uncover areas that have not been adequately explored. और दूसरा, look for opportunities to approach a topic from a different perspective or to apply a novel methodology. और जरूरी नहीं है कि आप मतलब उसी को लें। आप ये भी कर सकते हैं कि दुनिया में अगर किसी कोने में, जैसे इंग्लैंड में एक स्टडी हो रही है कि मतलब लोगों में इसमें विटामिन डी का रोल है, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, और वो पाकिस्तान में नहीं हुई, तो मैं यहाँ भी वो स्टडी कर सकती हूँ। मतलब आप प्रैक्टिस गैप, एक तो ये है लिटरेचर गैप जिसकी बात है कि नोवेलिटी हम अनकवर एरियाज करते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे एरियाज में प्रैक्टिस गैप है हम उसको भी ले सकते हैं, या कोई हम सिंपल सी और चीज भी कि स्ट्रेस लेवल क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली लड़कियों में क्या स्ट्रेस लेवल है, तो हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, और मतलब हम उसको नए एंगल से देख सकते हैं, और फिर अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है। तो फिर उसके बाद हम अगेन लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, फिर हम सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन वी फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, राइट? एंड आफ्टर फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, then we make our objectives and then we write a synopsis के फिर हम उसमें करते हैं कि हम कौन सी पॉपुलेशन को एड्रेस करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे। तो फिर हम उसके बाद अपनी जो है ना वो अपना सिनॉप्सिस लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा जिसने क्वेश्चन किया था, डिड यू गेट माय पॉइंट और नो? यस मैम, समझ आ गया। कि मतलब सबसे पहले टॉपिक लिया, फिर उसके बाद हमने उसमें लिटरेचर सर्च किया, और जैसे रिसर्च क्वेश्चन में भी आपसे बात हुई थी कि आपने किन किन लोगों से हेल्प लेनी है।
मतलब जब आपने एक टॉपिक अपना करना है चूज, तो उसमें भी आपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, आपने मेंटोर्स को कंसल्ट किया, आपने लिटरेचर को सर्च किया। जब आप ये लिटरेचर सर्च करते हैं, मेंटोर से बातचीत करते हैं, फिर आप एरियाज जो गैप्स इन रिसर्च है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आप जो है ना उसको एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, फिर आप एक अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना